नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। मैं समय हूं। मैंने साम्राज्य बनते देखे और टूटते भी। मैंने तलवारों से लड़े युद्ध देखे और मैंने बाजारों से जीते गए युद्ध भी देखे। हिंदुस्तान ने राजनीतिक स्वतंत्रता पाई, पर आर्थिक स्वतंत्रता? यह प्रश्न आज भी जीवित है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे संघ गाथा। संघ गाथा के महा सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, यह केवल अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। यह राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और वैचारिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए? आज भी हमारे घरों में उपयोग होने वाली अनेक उत्पाद हमारे श्रम से नहीं, दूसरों की नीतियों से तय होकर यहां आते हैं। यही प्रश्न है जिसने एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया, स्वदेशी जागरण मंच। यह कोई व्यापारिक संगठन नहीं है, यह उपभोग की आदतों पर सवाल उठाने वाला एक राष्ट्रीय वैचारिक मंच है। आज के संघ गाथा के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि स्वदेशी जागरण मंच कैसे भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है, कैसे समाज को इसके लिए जागरूक कर रहा है। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, पर एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया। क्या हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हुए? पुराने कारखाने, हथकरघा, गांव की हाट, राजनीतिक सत्ता बदली, लेकिन बाजार की दिशा नहीं बदली। राज्य ने उत्पादन संभाला, लेकिन समाज का उद्यम पीछे छूटता गया। कारीगर, बंद दुकानें, जंग खाती मशीनें। कारीगर मजदूर बना, व्यापारी एजेंट बना और उपभोक्ता निर्भर। 1991 में सुधार आए, लेकिन सुधार के साथ निर्भरता भी आई। जब बाजार विदेशी होता है तो नीति भी विदेशी होती है, और धीरे धीरे सोच भी। यह तलवारों से लड़ा गया युद्ध नहीं था, यह छूट, ब्रांड और सुविधा से जीता गया युद्ध था। यही वह क्षण था जहां से आर्थिक स्वराज एक वैचारिक युद्ध बन गया। उस समय डंकल प्रस्ताव, डंकल प्रपोजल ये लाए जा रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि जो 1947 से पहले जो गैड चलता था और तब तक चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो उसके अंतर्गत, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो मंडियां, मार्केट इन विदेशी कंपनियों के हाथ से निकल गई। कच्चा माल यहाँ से सस्ता ले नहीं सकते थे, जबरदस्ती महंगा माल खपा नहीं सकते थे, तो उन्होंने तब गैट बनाया ताकि नए सिरे से इन डेवलपिंग नेशन को लूटा जा सके। उसके बाद ये कुछ चीजें रह गई, सर्विसेज वगैरह रह गई थी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी जो बहुत बड़ा हिस्सा बाद में बना, वो भी शुरू नहीं हुआ था। तो उन्होंने डंकल प्रपोजल नाम के से नया इसमें प्रावधान और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जब आहट आई, तो ठेंगड़ी जी ने कहा कि ये देश की आज़ादी पर बहुत बड़ा खतरा होगा, और इसलिए हमको कोई एक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए
और जल्दी है इसलिए कोई संगठन नहीं खड़ा करेंगे, सब संस्थाओं को मिला के एक मंच बनाएंगे। तो तब 22 नवंबर 1991 में नागपुर के अंदर स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी। 1991 केवल आर्थिक वर्ष नहीं था, वह एक मोड़ था जहां कुछ ने इसे अवसर कहा, वहीं कुछ ने चेतावनी देखी। प्रश्न यह नहीं था कि विदेशी आए या नहीं, प्रश्न यह था, क्या हिंदुस्तान अपने हित की शर्तें तय करेगा? इसी वैचारिक संघर्ष से जन्म हुआ स्वदेशी जागरण मंच का। यह संगठन नहीं था, यह चेतना थी, एक ऐसा मंच जो नीति को भी चुनौती दे और उपभोक्ता को भी। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा, देश बंद नहीं होगा, लेकिन कमजोर भी नहीं बनेगा। स्वदेशी जागरण मंच 1991 में प्रारंभ हुआ। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की भी स्थापना की थी, भारतीय किसान संघ की भी स्थापना की थी, उन्होंने ही स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की 1991 में नागपुर में। उस समय पर जो परिस्थिति है उसको समझना आवश्यक है। 1990-91 का दौर ऐसा था जब भारत अपनी इकोनॉमी को बाहर की तरफ खोल रहा था। उससे पहले साम्यवादी अर्थनीतियां जो है वो विफल हो गई थी, भारत दिवाली के कगार पर था। यहां तक स्थिति हो गई थी कि भारत को अपना ऋण चुकाने के लिए अपना 65 टन गोल्ड ये गिरवी रखने के लिए, चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री थे, ये हमारे को रखना पड़ा। लेकिन उस समय पर देश ने एक तरफ बदल किया कि तुरंत हम सोवियत मॉडल की बजाय अमेरिकन मॉडल, पूंजीवादी मॉडल पर आएंगे और विदेशी कंपनियों को भारत के आने पर इसकी खुली छूट देंगे। तब ऐसी परिस्थिति में कि एक उससे कुएं से निकले और खाई में गिरे, ऐसी परिस्थिति ना हो, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चक्र में ना फंस जाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय चिंतन के आधार पर, भारत की शक्ति के आधार पर खड़ी हो, इसको लेकर और स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई थी। हमारा वो स्पष्ट मत था कि भारत की युवा शक्ति, भारत का उद्योग, भारत का इनोवेशन ये इतना उच्च स्तर का है कि अगर इसको ठीक से सहायता दी जाए तो भारत अपने स्वदेशी स्वभाव से, भारत अपनी व्यक्तिगत और अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अन्यथा हम कभी अमेरिका की कॉपी करते रहेंगे, कभी रूस की कॉपी करते रहेंगे, कभी और तीसरे देश की कॉपी करते रहेंगे। तो जो कॉपी होती है वो कभी भी मूल का नहीं हो जैसा नहीं हो सकती। इसलिए अगर भारत को विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनना है, भारत को अगर विश्व में पूर्ण रोजगार युक्त देश बनना है, एक महान देश बनना है, तो उसके स्वदेशी भाव को जगाना पड़ेगा, स्वदेशी इनोवेशन को जगाना पड़ेगा, स्वदेशी इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा, स्वदेशी युवा शक्ति और स्वदेशी क्रय शक्ति इसको उभारना पड़ेगा। इन सब कामों को करने के लिए एक किसी मंच की आवश्यकता थी। उसके लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने यह स्वदेशी जागरण मंच जो है 1991 में बनाया और आज उसको 34 वर्ष हो गए हैं। उसमें बहुत बड़ी यात्रा जो है स्वदेशी जागरण मंच ने इस देश की इकोनॉमी, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के रोजगार को और उभारने के लिए की है और ये यात्रा सफलतापूर्वक अभी भी जारी है। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरे बच्चों, राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता, राष्ट्र उस रोटी से बनता है जो किसान उगाता है, उस कपड़े से बनता है जो कारीगर बुनता है और उस निर्णय से बनता है जो तुम रोज बाजार में लेते हो। जो अपने श्रम को भूलता है वह अपनी जड़ों को भूलता है। पिछले 2017 से पहले बहुत ज्यादा चाइनीज आयात बढ़ने शुरू हो गए थे, तो हमने विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन चाइना के आयात के लिए खिलाफ चलाया। और 2017 में लोगों को याद भी होगा कि रामलीला ग्राउंड के अंदर 1 लाख से ऊपर लोग
यानी 2 लाख हाथ खड़े हुए थे जिन्होंने संकल्प रामलीला मैदान में किया था कि हम चाइना का सामान नहीं लेंगे, चाइना की लाइटें नहीं लेंगे, चाइना की फुलझड़ियाँ नहीं लेंगे, चाइना के पटाखे नहीं लेंगे। जिन-जिन का विकल्प भारत में बन सकता है वो नहीं लेंगे, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक आंदोलन था। और दूसरा, फिर जब कोरोना के बाद हमने देखा कि रोज़गार बहुत कम हो रहे हैं, तो उसके लिए स्वावलंबी भारत अभियान, इस नाते से सब आर्थिक समूह के संगठन, जिसमें भारतीय मजदूर संघ भी, भारतीय किसान संघ भी, सहकार भारती भी, ग्राहक पंचायत भी, इस जैसे संगठन आते हैं, तो सब ने मिलकर के, लेकिन केंद्र बिंदु स्वदेशी जागरण मंच रहा, तो हमने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया। इसका उद्देश्य था कि देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। देश के अंदर जो है बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए है कि ये कुछ लोग तो नौकरी करेंगे, लेकिन जो अंधाधुंध नौकरी का जो शौक चला है, ये दूर होना चाहिए। इसलिए हमने स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ये कार्यक्रम करने शुरू किए, और उसका बहुत लाभ भी हमको मिला है, देश को भी लाभ मिला है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारत में बना इतना ही नहीं होता। स्वदेशी का अर्थ है भारत के हित में बना ऐसा उत्पाद, भारत के श्रमिकों को सम्मान दे, भारत के संसाधनों को संरक्षण दे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। स्वदेशी जागरण मंच यही स्पष्ट करता है कि आर्थिक निर्णय केवल कीमत देकर नहीं, राष्ट्रहित देखकर होने चाहिए। आज जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे बाजारों पर कब्जा कर रही है, स्वदेशी जागरण मंच नीति, नियम, निर्माताओं और उपभोक्ताओं से संवाद कर रहा है। स्वदेशी विदेश से नफरत नहीं है। स्वदेशी तकनीक से डर नहीं है। स्वदेशी बाजार बंद करने की मांग नहीं है। स्वदेशी कमजोरी नहीं, रणनीति है। स्वदेशी जो है ये एक समग्र विचार है। ये क्रय विक्रय की प्रक्रिया से सामान्य व्यक्ति को जरा समझने में सुविधा होती है, इसलिए इससे हम शुरू करते हैं। और ये हर एक क्षेत्र में चाहिए। मानो साहित्य में अगर आप स्वदेशी साहित्य के हिसाब से नहीं जाते तो आपके दिमाग में मार्क्सवादी, आपके दिमाग में इस देश के विरोधी विचार भर जाएंगे, जैसे अभी बहुत से लोगों पर है ही। इसलिए विचार प्रक्रिया भी स्वदेशी होनी चाहिए, संस्कार प्रक्रिया भी स्वदेशी होनी चाहिए, वेशभूषा भी स्वदेशी होनी चाहिए, हमारा आचार व्यवहार ये भी स्वदेशी होना चाहिए। घर परिवार में छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, क्यों भाई? वो मोमबत्तियां बुझाकर केक काट के क्यों करना? क्या हमारे पास अपना जन्मदिन मनाने का तरीका नहीं है? जन्मदिन मनाएं, बच्चे हैं जन्मदिन मनाते हैं, अच्छी बात है, वो अपने दोस्तों को बुलाते। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? दिया जलाकर करो, मिठाई बांटकर करो, अपने लोकल साहित्य नृत्य के आधार पर क्या नाम है, आप जो भी डांस पार्टी वगैरह करना है वो करिए। तो इसलिए स्वदेशी ये केवल विक्रय का नहीं, इससे प्रारंभ है, लेकिन ये हमारे संस्कारों तक, अपनी संस्कृति तक, अपनी वेशभूषा तक, दूर तक जाने वाला एक समग्र विचार है। स्वदेशी का अर्थ है जहां उत्पादन स्थानीय हो, जहां रोजगार स्थानीय बने, जहां नवाचार भारतीय आवश्यकता से जन्मे। स्वदेशी कहता है उपभोक्ता का निर्णय राष्ट्र की दिशा तय करता है। विश्व में जो कुछ तो भी उत्पादन होता था उसका 33%, 32% अकेले भारत में होता था। एंगल्स एंड मैडिसन की रिपोर्ट है। तो वो कैसे होता था? विश्व भर में हमारे दाल, मसाले, कपड़ा, क्या नाम है, लोहे का सामान ये जाता था
और वहां से स्वर्ण मुद्राएं हम लेकर आते थे। ये स्वदेशी की स्थिति थी। इसलिए हमारे को विश्व में व्यापार करना, ये स्वदेशी केवल स्वीकार नहीं करता बल्कि इसके लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन किन चीजों का करना, और जो चीजें हमारे पास अपनी अच्छी क्वालिटी की हैं उसको दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको, विदेशी को स्वदेशानुकूल करो और स्वदेशी को युगानुकूल करो। मानो कोई चीज आ गई है, उसको युगानुकूल करो, अपने इसके अनुसार करो। तो स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल ये करो, ये स्वदेशी का विचार है। इस उससे करते हुए हमारे को कभी भी दिक्कत नहीं आती है। हम संपूर्ण विश्व में पहले भी हमेशा जाते रहे हैं, पुराने समय में भी, आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, और इसमें हम उसके हामी हैं। हाँ, एक तरफा कोई हमारे पे थोपे, जैसे अमेरिका के टैरिफ आ गए या चाइना का सस्ते सामान की डंपिंग आ गई, उसका तो भाई हम विरोध करेंगे। हमने चाइना के सस्ती डंपिंग का विरोध किया, इसलिए हमने चाइना बायकॉट का अभियान चलाया। हमने इस समय टैरिफ का हमने विरोध किया है। लेकिन जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, अभी इंग्लैंड के साथ भी एफटीए हो गया है, बाकी तो ठीक है, वो चल सकता है। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं त्याग का ध्वज हूं। मैं याद दिलाता हूं, राष्ट्र की समृद्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। स्वदेशी का अर्थ है अपनी शक्ति अपने समाज की सेवा में लगाना। लाभ भी चाहिए, पर राष्ट्र पहले। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ शुरू किया, लेकिन उन्होंने स्वदेशी का दुनिया में दृश्य क्या हो, तो 1920 के अंदर जो नागपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर कैसे भारत को पूंजीवाद से बचाया जाए, उसके लिए प्रस्ताव रखने की कोशिश करी। यानी स्वदेशी जागरण मंच 1991 में शुरू हुआ है। 1920 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी इस बात की वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी का अगर जीवन पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि उन्होंने हर समय, क्योंकि उस समय वो तिलक जी के अनुयायी माने जाते थे, और तिलक जी ने 1905 का जो सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के विरुद्ध में हुआ, तो उसमें लाल बाल पाल में बहुत बड़ी भूमिका तिलक जी की थी। और उस 1930 आते आते गांधी जी का आंदोलन भी बहुत प्रचल चुका था। तो उस सारे वातावरण से कदम नहीं मिलाया, 2 कदम आगे रह करके उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया। आप जानते हैं 1940 से 1973 तक 33 वर्ष तक गुरु जी ने सरसंघ चालक का बहुत बड़ा दायित्व संभाला। वो बहुत कठिन समय था। उस समय ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, देश का विभाजन भी हुआ था, और जो वर्षीय योजनाएं भी चलनी शुरू हो गई थी। इस सारे कालखंड के अंदर उन्होंने बहुत बौद्धिकों के अंदर, भाषणों के अंदर स्वदेशी की बात रखी। स्वदेशी जागरण मंच का काम केवल विरोध करना नहीं है, यह संगठन विकल्प प्रस्तुत करता है। नीति निर्माताओं से हस्तक्षेप, जन जागरण अभियान, शोध, संगोष्ठियां और व्यापारिक समुदाय के साथ संवाद भी करता है। यह सब इसके कार्य क्षेत्र में आता है। कृषि से लेकर उद्योग तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था से लेकर स्थानीय कारागिरों तक, स्वदेशी जागरण मंच हर क्षेत्र में राष्ट्रहित की दृष्टि रखकर कार्य करता है। यही कारण है कि यह मंच सिर्फ आर्थिक नहीं, वैचारिक आंदोलन बन जाता है। स्वदेशी एक स्तरीय विचार नहीं है, यह नीति है, यह संस्कार है, और यह सुरक्षा भी है। जिस राष्ट्र का बाजार सुरक्षित नहीं, उसकी सीमा भी सुरक्षित नहीं रहती। और इसलिए स्वदेशी जागरण मंच आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन है। देखिए, इस समय कुछ लोग कहते हैं कि मजबूरी के अंदर, मैं समझता हूं कि देश की मजबूती के कारण से
और वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के कारण से, वैश्विक परिस्थितियों के कारण से स्वदेशी सेंटर में है। आज जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन के अंदर स्वदेशी शस्त्रों का प्रयोग किया गया, वो अद्भुत था। आप सुनिए, कभी दर्शकों से भी कहूँगा कि अभी 1 मास पूर्व ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने जो भाषण IIT मद्रास के अंदर दिया और उसमें बताया कि 5G की टेक्नोलॉजी हमको चाहिए थी। जब चाइना से पूछा तो उनको 14 वर्ष लगे थे इसको बनाने में, और देशों को 16 वर्ष लगे थे। हमने IIT मद्रास और प्राइवेट सेक्टर और बाकी पार्टनर को मिलाकर के वो टेक्नोलॉजी 2 साल में डेवलप की। और वो ये भी बताते हैं साथ में, ये बिल्कुल झूठ है कि एक भी हमारा कोई जहाज या कोई शस्त्र पाकिस्तान के कारण नुकसान में आया। संक्षेप में उन्होंने कहा, हमारा कांच भी टूटा नहीं है और दुश्मन का कोई किला जो है महत्वपूर्ण ऐसा नहीं था कि ध्वस्त होने से बचा हुआ। तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो भारत आयात करता था, आज शस्त्र अस्त्र दूसरे देशों को भेज रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरकार का, समाज का और स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं का आपस में एक अच्छा इकोसिस्टम है, तालमेल है। ये आगे बहुत आगे बढ़ेगा और भारत 2047 तक वैश्विक शक्ति बनना है, तो उसके लिए स्वदेशी मॉडल ही होगा जो आगे बढ़ा सकता है। मैं समय हूं, समय बदलता है, युद्ध का मैदान भी बदलता है। कल युद्ध तलवारों से था, आज युद्ध सप्लाई चेन से है। जो अपने उत्पादन को खो देता है वह अपने निर्णय भी खो देता है और फिर इतिहास उसे उपभोक्ता बनाकर छोड़ देता है। उद्घोष दिया है पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त, समृद्धि युक्त भारत। ये बनाने के लिए हम विश्व भर में, केवल भारत में नहीं, विश्व भर की इकोनॉमी और उनके लोगों से संवाद भी करेंगे, उनके साथ सब प्रकार के रिसर्च वर्क भी करेंगे और भारत की सरकार उसके अनुसार नीतियां बनाए, इसके लिए भी हम जो है काम करने वाले हैं। और केवल नीतियां बनाने से नहीं होता, तो इसलिए जनता में जाना आवश्यक होता है। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच अगले 15-20 वर्षों में ये तीनों प्रकार के काम, जनता में, सरकार में, इंडस्ट्री और विश्व में, ये करने का काम ये लगातार आगे जारी रखेगा जब तक कि भारत पूर्ण रूप से रोजगार युक्त, पूर्ण रूप से समृद्ध और एक महान देश के नाते से खड़ा नहीं हो जाता। इसको लेकर ही स्वदेशी जागरण मंच काम कर रहा है। आर्थिक स्वराज कोई सरकारी योजना नहीं, यह रोज का निर्णय है। हर खरीद एक मत है और हर मत राष्ट्र का भविष्य तय करता है। ऐसा कि हमारी बहुत इच्छा होती थी कि अच्छे गाने स्वदेशी के चलने चाहिए जो समाज में लोकप्रिय हो। तो एक गाना बहुत चला, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। कार्तिक की अमावस वाली रात न अब की काली हो, दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो। दिए बनाने वालों की भी खुशियों भरी दिवाली हो। अपने देश का पैसा जाए अपने भाई की झोली में, गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में। गया जो दुश्मन देश में पैसा लगेगा राइफल गोली में। देश की सीमा रहे सुरक्षित, चूक न हो रखवाली में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये किसने शुरू किया है, तो पता लगा कि इसके अंदर जो हीरो के नाते दिखा रहे हैं वो भी चौहान सर है, स्वदेशी अपने सुदर्शन न्यूज़ के, और सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने ही इसको प्रमोट किया। बने जो अपनी मिट्टी से वो दिए बिके बाजारों में, छुपी है वैज्ञानिकता अपने सभी तीज त्योहारों में। छुपी है वैज्ञानिकता अपने सभी तीज त्योहारों में।
चाइनीज झालर से आकर्षित कीट पतंगे आते हैं, जबकि दिए में जलकर बरसाती कीड़े मर जाते हैं। मिट्टी के दिए में जलकर बरसाती कीड़े मर जाते हैं। कार्तिक दीपदान से बदले पितृदोष खुशहाली में, कार्तिक दीपदान से बदले पितृदोष खुशहाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। तो जहाँ तक अपनी संस्कृति की बात है, और मैंने समय समय पर देखा है कि TFR के बारे में, जनसांख्यिकी आगे वृद्धि होनी चाहिए, उसके बारे में भी काफ़ी चिंता करते हैं। तो जो हम अलग अलग माध्यमों से कहते हैं, सशक्त माध्यम से सुदर्शन न्यूज़ चैनल उसको आगे बढ़ाता है। हमारे कई साथियों के इंटरव्यू में उसे प्रचारित हुए हैं। तो एक अच्छा देशभक्ति के काम में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, दबंग आवाज़ है वो। ये आउट ऑफ फैशन है या नहीं है, देश के लिए आवश्यक है। झट से चौहान जी बोल देते हैं, चैनल बोल देता है। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। और देश के दर्शकों को भी देखना चाहता हूँ कि आज जिस जरूर की आवश्यकता है, परिवारों के अंदर संस्कार, समाज की जानकारी, और आज का मीडिया जैसे कई चैनल बहुत बिकाऊ हो गए हैं, अच्छी अच्छी न्यूज़ को जो है छुपा देते हैं। तो सुदर्शन चैनल को बार बार देखते रहना चाहिए। ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है। मेरी शक्ति मेरे अपने बच्चों में है। त्याग से ही स्वराज टिकता है। जो जागता है वही युग बनाता है। आज जब ग्लोबल होने को ही प्रगति का मापदंड बना दिया गया है, स्वदेशी जागरण मंच हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भरता अलगाव नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। भारत तभी सशक्त होगा जब उसका उपभोक्ता जागरूक होगा, और यही जागरूकता स्वदेशी जागरण मंच का सबसे बड़ा योगदान है। संघगाथा के इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की नीति है। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में रखता है, वही राष्ट्र भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। आज के एपिसोड में हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपके सामने संघगाथा के अगले विषय को लेकर आएंगे। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे को, संगठन को या कार्य को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। संघगाथा के आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। संघगाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघगाथा